नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हरियाणा विशेष की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शनों को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून का पालन करवाना सरकार का काम है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि किसानों को बॉर्डर से हटने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए। अदालत सार्वजनिक जगहों पर धरना देने के मामले में स्पष्ट दिशा निर्देश दे चुका है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि हाईवे और सड़कों को जाम नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की नाराजगी नोएडा की याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आई। याचिका में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के सड़कों को जाम करने के कारण नोएडा और दिल्ली के बीच यात्रियों को हुई असुविधा का जिक्र भी किया गया। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने सिंघू और टिकरी बॉर्डर के आसपास वाले गांवों के लोगों से मुलाकात की और कई महीनों से बंद पड़े रास्तों को खुलवाने की मांग की। लोगों की परेशानी को सुनने के बाद सीएम ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए बॉर्डर के रास्ते खुलवाने का पूरा प्रयास कर रही है। सीएम ने कहा कि व्यापारी और दुकानदारों को हो रहे नुकसान को लेकर वो भी चिंतित हैं। सीएम ने कहा कि गांवों से होकर गुजरने वाले लिंक रोड सड़कों को ठीक करवाने के लिए संबंधित विभागों को आदेश देकर प्राथमिकता से काम कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर को इस संबंध में कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है। इसके बाद वे केंद्रीय गृह मंत्री से मिलेंगे और जल्द ही स्थिति सामान्य होगी। राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच की टीम आज पूरी यहाँ पे पहुंची है। तकरीबन यहाँ पर हमारे 20 गांव के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, जिसमें सरपंच है, पंच है, मार्केट एसोसिएशन के बंदे हैं। सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर, दोनों बॉर्डर से यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। जो पीड़ित पक्ष है, जो सबसे बड़ा पीड़ित पक्ष है, जो पिछले 10 महीने से आतंकी भोग रहा है, एक तरीके से जो परेशान हो रखा है, वो सीएम साहब को बड़ी बात कहने के लिए पहुंचे थे कि भाई एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब सरकार को इस बारे में कम से कम कुछ एक्शन लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से एक तरफ का रास्ता खुलवा के आम जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए स्थान जरूर देना चाहिए। सीएम साहब ने यह कहा कि भाई वो उस चीज के लिए पूरी तरीके से कार्यरत हैं, वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से आश्वासन दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट की कुछ समय का वेट करेंगे और जो भी उस समय पे संभव होगा वो प्रयास जरूर करेंगे। उनकी तरफ से आश्वासन है कि एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए वो कार्य जरूर करेंगे। हरियाणा में भी 3 कृषि कानूनों के नाम पर तथाकथित किसानों का हुड़दंग लगातार जारी है। इंद्री में भाजपा के त्रिदेव कार्यक्रम का किसानों ने विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा मौके पर लगाए गए बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास भी किया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन आंदोलनकारी कार्यक्रम स्थल से मात्र 100 गज की दूरी तक पहुंच गए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं विरोध के दौरान एक किसान की तबीयत बिगड़ गई, जिसे तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि किसानों के विरोध के चलते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। और आपको यह भी जानकारी दें कि जितने भी लोग वहां पर विरोध कर रहे थे, उन सभी लोगों ने बीजेपी के कार्यक्रम के विरोध का कल अल्टीमेटम भी दिया है। त्रिदेव कार्यक्रम में बूथ अध्यक्ष, पालक प्रमुख और बीएल को बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर लाडवा के पूर्व विधायक और बीजेपी महामंत्री पवन सैनी भी शामिल होने थे। आज हमारे हल्का इंद्री में जो हमारे त्रिदेव का गठन किया हुआ है, उनकी हल्के में जितने भी त्रिदेव हैं उनकी आज एक सम्मेलन बनाया हुआ है। तो इसलिए हमारा एक कैडर कैंप है, जिसमें जो है इन त्रिदेव को, इसमें त्रिदेव में क्या होता है, एक तो होता है बूथ अध्यक्ष। हमारी पार्टी ने जो अपने इस संगठन को बूथ स्तर तक लेके गया। इसमें एक बूथ अध्यक्ष होता है, उसी बूथ पे एक पालक होता है और उसी बूथ पे एक BLA2 होता है। कि तीनों मिलकर के इसको त्रिदेव बोलते हैं। त्रिदेव की रचना की गई। हमारे जितने भी बूथ हैं, ये 214 के लगभग यहाँ बूथ हैं, तो उनमें ये तीन त्रिदेव की रचना की गई है। ये सभी 600 साढ़े 600 के लगभग बनते हैं। इन सभी की जो आज है, इनकी सम्मेलन है। इनको आज ट्रेनिंग कैंप कह लीजिए। इनको सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको उसमें बताया जाएगा उनकी बूथ अध्यक्ष की क्या ड्यूटी रहेगी, पालक की क्या ड्यूटी रहेगी, और जो BLA2 है उसकी क्या ड्यूटी है। मतलब मेनली क्या है, इसका मेन पर्पस है संगठन को मजबूत करके उसको जो है आगे संगठन बूथ स्तर तक उसको संगठित करने का मेन उद्देश्य है।
और अब बात करते हैं पंजाब में चल रहे सियासी हलचल की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ पहुंचकर कहा है कि मैं अब कांग्रेस में नहीं हूं और ना ही बीजेपी में शामिल होऊंगा। इसके अलावा उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर भी जमकर हमला बोला। सुनिए। I will tell you later. I've already said so. Number one, I am not going to remain in the Congress. Number two, I am not joining the BJP. That is enough for at the moment. क्या चीज मैं ऐसे सुनता नहीं कुछ। मैं तो लोग पहला भी किया है, सिद्धू इज़ नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा जहाँ से भी लड़ेगा मैं उसको नहीं जीतने दूँगा। आपने कहा कि आप जो है कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, कब आप इस्तीफा जो है वो भेज रहे हैं सोनिया गांधी को? अप्रोप्रिएट टाइम पे बताऊँगा आपको। सर आप कुछ कांग्रेस के एमएलए और मंत्री आपके टच में हैं जो आपके साथ जाएंगे? क्या सर कुछ कांग्रेस के एमएलए और मंत्री आपके साथ में हैं जो आपके साथ जाएंगे? साथ ही फ्लोर क्या आप क्या समझते हैं कि मैं आपको बताऊँगा? ये तो हम स्पीकर ने देखना है कि अगर ऐसे हालात कोई बन जान कि मेजॉरिटी कोई पार्टी खो बैठती है तो फिर स्पीकर फैसला कर दे। नॉट माय जॉब, मेरा काम नहीं है कहना। और वही इस पूरे मसले पर विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। समझता हूँ खाली पंजाब का नहीं और जगह से भी, जैसे गोवा के हमारे मुख्यमंत्री थे पहले रहे, बड़े वरिष्ठ कांग्रेसी थे, वो छोड़ गए, कई आदमी हमारी पार्टी को छोड़ गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कांग्रेस का जो विघटन है ये चिंता की बात है और गहरी चिंता की बात है। कांग्रेस का विघटन जो है देश के हित में नहीं है। तो आज सबको कांग्रेस का एक होके मजबूत होके अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह किसान आंदोलन को लेकर मध्यस्थता कर सकते हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अमित शाह से किसानों के मसले पर भी बातचीत हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की भूमिका पर पिछले 10 महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने भी सवाल खड़ा कर दिया है। सुनिए। 3 काले कानून वापसी, एमएसपी पे गारंटी कानून, इसमें बात होती हो तो कोई मध्यस्थता कर ले। जी हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह अब इस पूरे मसले में आए तो आप कैसे देखते हैं? कोई भी जी वे क्या सरकार में शामिल है? बहुत आदमी आवे कि जी हमारी अमित शाह से बात हो रही, हम बात कर लेंगे जी। यहाँ तो 17 आदमी आए कि हम भी उन्हें कह दे जाकर कर ले बात, वही ये मामले जी। और 17 आ लिए हम लोग को जी, फिर दोबारा नहीं आता कोई। और वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत परिवार की पहचान हो जाने के बाद कौशल प्रशिक्षण और रोजगार या स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उस परिवार की आय 1 लाख रुपए प्रति वर्ष किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिसके बाद इस पारिवारिक आय को लगभग 1,80,000 रुपए करना सुनिश्चित करें। चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ MMAUPI की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इसके माध्यम से 18 विभागों की कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत पहले चरण में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लगभग 49,950 परिवारों की पहचान की गई। प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी के नेतृत्व में क्षेत्रीय समितियां गठित की गई हैं, जो परिवारों की पहचान करने के लिए सर्वे और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उनका नामांकन करने के कार्य की देखरेख कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिले और हर 6 महीने में एक समीक्षा बैठक की जाए। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने चंडीगढ़ में उपायुक्तों के साथ बैठक की। दरअसल महात्मा गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप हर ग्राम पंचायत को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवानी होगी, ताकि हरियाणा जल जीवन मिशन में अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बना सके।
इसलिए सभी अधिकारी संबंधित ग्राम सभाओं में संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। बैठक में बताया गया कि 2 अक्टूबर को निर्धारित रूपरेखा के अनुसार प्रधानमंत्री सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे और जल जीवन मिशन का विजन, उद्देश्य और आगामी रणनीति से अवगत भी करवाएंगे। बैठक में जानकारी दी गई कि जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा में गांव में जल एवं स्वच्छता समिति गठित की गई है। इस समिति में 50% महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। अगली खबर भिवानी से है, जहां पर महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह ने जलभराव से प्रभावित गांवों का दौरा किया और अधिकारियों को पानी निकासी के लिए ठोस प्रबंध करने के निर्देश दिए। गांवों का दौरा करने के बाद सांसद धर्मवीर सिंह ने स्थानीय लोक निर्माण विभाग विश्रामगृह में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसमें निर्देश दिए गए कि रबी की बिजाई शुरू होने से पहले खेतों में भरे पानी को निकालने के लिए तुरंत एक्शन लिया जाए। उन्होंने कहा कि जलभराव की वजह से दादरी जिले के गांवों में बाजरा, कपास, धान फसलों को नुकसान हुआ है और राजस्व विभाग इन गांवों की विशेष गिरदावरी का काम शुरू करे ताकि प्रभावित हुए किसानों को मुआवजा जल्द से जल्द मिल सके। मोरवाड़ा यहाँ भयंकर नुकसान है, तो इसलिए 100% गिरदावरी में कोई चूक ना रह जाए। किसान की गिरदावरी, चाहे वो फसल की बीमा हुआ है या नहीं हुआ है, स्टेट अपने हिसाब से दी गई पैसा या बीमा कंपनी देगी, वो तो एक आगे का सवाल है। किंतु उस किसान को कहीं ना कहीं नुकसान की भरपाई हम कैसे कर सकते हैं और उस पानी को हम समय सीमा पर निकाल कैसे सकते हैं। केवल गांव की बस्ती की बात नहीं, खेती के अंदर भी साड़ी की फसल की बिजाई से पहले पानी कैसे निकाला जा सकता है, उस प्रबंध के लिए वो सभी डिपार्टमेंट आज मेरे साथ थे। प्रशासनिक अधिकारी माननीय डीसी साहब भी थे, दूसरे अधिकारीगण भी थे और हम सारे देख के आए हैं। तो इसीलिए समुचित प्रबंध करने के लिए, ताकि अगली फसल की बिजाई भी हो सके, नुकसान की भरपाई भी किसान को दी जा सके। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत की, जहां सैकड़ों छात्र छात्राओं को डिग्रियां बांटी गईं। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभी पास आउट विद्यार्थियों को शुभकामनाएं और बधाई दी, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा ने उपाधि और मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए शुभकामना देते हुए कहा कि आज आपके लिए और गुरुग्राम विश्वविद्यालय के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम सभी इसके पहले दीक्षांत समारोह के साक्षी बने हैं। मुझे विश्वास है कि यह क्षण सभी विद्यार्थियों के लिए अविस्मरणीय रहेगा। दीक्षांत का मतलब शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। तो दीक्षांत समारोह में उन्होंने शिरकत की है और ख़ास तौर पर उन्होंने ये जिक्र किया है कि दीक्षांत का मतलब शिक्षा का अंत नहीं, शिक्षा की असली शुरुआत यहाँ से हो रही है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह था और प्रदेश में 1 अक्टूबर से मंडियों में धान की खरीद शुरू हो जाएगी। हालांकि प्रदेश की अधिक से अधिक मंडियों में गेहूं का स्टॉक पड़ा हुआ है। वही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल और सरकारी विभागों के अधिकारियों की तरफ से उपलब्ध आंकड़े आपस में मिसमैच हो रहे हैं, जिसके चलते किसान परेशान हैं। इसी बीच सरकार ने 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक के लिए इस पोर्टल को फिर से खोलने का ऐलान किया, ताकि किसानों को आ रही दिक्कत अब दूर हो सके। यमुनानगर में मंडी प्रशासन की धान खरीद को लेकर कैसी तैयारियां, हमारे सहयोगी देवीदास शारदा की एक खास रिपोर्ट देखिए। हालांकि धान की खरीद के लिए सरकार ने पहले 25 सितंबर की डेट दी थी, लेकिन 25 सितंबर को ना तो मिलर से एग्रीमेंट हुआ था, ना ही शेड खाली थे और कई तरह की समस्याएं थी, जिसको लेकर के ऐसा अनुमान लगाया गया कि 1 तारीख से जो है मंडी शुरू हो जाएगी। अब सरकार ने
ये कहा कि जो भी फसल खरीद होगी मेरा ब्यौरा के द्वारा। अब 1 से 3 तारीख को ये भी सुविधा दे दी गई कि जिन किसानों की जो फसल है मेरा ब्यौरा में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाएगा। इसे में हम यमुनानगर की आज़ाद अनाज मंडी में हैं, किस तरह के किसानों को दिखते हैं कि आड़तियों को कैसी परेशानी आती है या क्या हल सरकार करना चाह रही, क्या सरकार की तैयारियां हैं, अभी जानते हैं किसानों और आड़तियों की ज़बानी। हाँ जी, अपना नाम? हाँ जी, मेरा नाम बलजीत कुमार है, मैं गोगड़ गाँव में रहता हूँ जी। तो अभी मेरी जीरी तैयार थी तो मैंने सोचा है कि मंडी में जाके आऊँ, हालात देख के आऊँ क्या हालात है जी। तो मैं अपने आड़ती के पास गया तो उनसे पूछा जाके, भाई जी मेरा पोर्टल चेक करियो, देखो क्या इसमें कितनी क्विंटल गेहूँ कितनी जीरी आई है। तो उन्होंने मेरा पोर्टल चेक किया तो वो कह रहे आपको तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। मैंने कहा सर मैंने तो रजिस्ट्रेशन कराया था, मेरे पास उसका मैसेज भी है और उसका प्रिंट आउट भी है, और आप कह रहे कि इसमें मेरा अपना रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो मेरे लिए तो परेशानी खड़ी होगी। हाँ, तो मैं परेशान हूँ। अब ये कह रहे अब कल से खुलेगा, अब कल से खुलेगा तब भी क्या भरोसा है जी, जो मैंने 1-1.5 महीना पहले कराया तब नहीं हुआ, तो अब आगे क्या भरोसा का होगा ना होगा। देव कमोद जी जो पूर्व प्रधान रहे हैं सर, जिस तरह से सरकार ने बोला 1 से 3 तक मेरा ब्यौरा दोबारा से शुरू होने जा रहा है, और मंडी की क्या स्थिति, क्या तैयारियाँ या कहाँ कमी है जो आप उजागर करें ताकि प्रशासन को काम करे उस पर? अभी तो जी हमारी मंडी में जिगाधरी की जो पोजीशन है, एक तो अभी यहाँ गेहूँ की स्टैकिंग बहुत है, जिसके कारण से स्पेस की बड़ी दिक्कत है रही। नंबर 2 जो शेड हैं वो तो सारे भरे पड़े, मौसम जिस टाइम ख़राब हो जाए तो शेड की किसान को बहुत ज़रूरत होती है अपने 40 के अंदर या अनाज उतारना, तो वो नहीं है। इस तरह की मंडी की व्यवस्था मान रहे, कब गेहूँ ये जो धान की खरीद शुरू होने वाले? नमस्कार जी, धान की खरीद 1 तारीख से कल से शुरू होने लग रही है, और सरकार की तैयारी ऐसी है कि आज तक ऐसा सीजन हमने देखा है धान का जो अब की बार शुरू होने लग रहा है मंडी में, क्योंकि शायद सारे भरे पड़े हुए हैं और बाहर दुकानों का आगे आज भी माल लगा हुआ है, गेहूँ लगी हुई है, जो सरकार से हमारी बार बार कहने के बावजूद भी, कंप्लेंट देने के बावजूद भी, और डीसी साहब का दौरा होने के बावजूद, एसडीएम साहब का दौरा होने के बावजूद भी वो गेहूँ अभी तक ऐसे का ऐसा लगा हुआ है। अभी जो मिलर हैं जिन्होंने धान को उठाना है उनका भी अभी समझौता होना बाकी है। सरकार के ऊपर काफ़ी जिम्मेवारी है कि वो जल्दी से जल्दी सारे कामों को किस तरीके से करती है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि फटॉनिक हेम पुष्पा। आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार का, इस तरह जाम नहीं रह सकते हाईवे और सड़कें, किसानों को पक्षकार बनाने की इजाजत, 4 अक्टूबर को फिर सुनवाई। बॉर्डर के रास्ते खुलवाने का कर रहे हैं प्रयास, मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को दिया आश्वासन, का जल्द सामान्य होगी स्थिति, केंद्रीय गृह मंत्री से करूंगा मुलाकात। मैं अब कांग्रेस में नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, बीजेपी भी नहीं करूंगा ज्वाइन, फिर दोहराया सिद्धू पंजाब के लिए सही नहीं, जहां से लड़ेगा जीतने नहीं दूंगा। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए बीजेपी 3 अक्टूबर को करेगी उम्मीदवार का ऐलान, सुभाष बराला ने किए चुनाव प्रभारी, ओपी धनखड़ बोले गठबंधन ही लड़ेगा चुनाव। चलिए हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ते हैं। धान की सरकारी खरीद शुरू होने से पहले ही मंडी मजदूरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। धान सीजन के लिए सरकार की ओर से जारी की गई मजदूरी दर के बाद मजदूर काफी नाराज हैं। चालू सीजन के लिए सरकार ने प्रति बोरी मजदूरी दर 9 रुपए 54 पैसे निर्धारित की है, जबकि बीते सीजन में मजदूरी 12 रुपए 4 पैसे दी गई थी। मजदूरी घटाए जाने से बढ़ के मजदूर करनाल की सभी मंडियों में इकट्ठे हुए और जिला सचिवालय की तरफ कूच किया। सैकड़ों की संख्या में मजदूरों ने जिला सचिवालय का घेराव कर नारेबाजी की। मजदूर संघ के जितने भी पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने फसलों की एमएसपी बढ़ाई, आड़तियों की कमीशन बढ़ाई, लेकिन मजदूरों की लेबर को कम किया। कोरोना के कारण बेरोजगारी और मंदी की मार झेल रहे मजदूरों की लेबर कम करना सीधे तौर पर उनका शोषण है। मजदूरों ने ऐलान किया कि वो तब तक हड़ताल करेंगे जब तक उनकी मजदूरी 15 रुपए प्रति बोरी नहीं की जाती।
और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शिमला से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। शिमला से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 मंजिला इमारत गिरी है। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 7 मंजिला इमारत गिरी है। 6 सेकंड में जमींदोज हो गई ये पूरी इमारत। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इमारत गिरने से पास वाली बिल्डिंग भी गिरी है। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रही है। किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। तो शिमला से आज की ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 7 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हो गई। आपको ये भी जानकारी दे कि चंद सेकंड में देखते ही देखते पलक झपकते ये 7 मंजिला बिल्डिंग धराशाही हो गई, भरभरा कर नीचे गिर गई। हालांकि खबरें अभी तक ये सामने आ रही हैं कि कोई भी घायल नहीं हुआ, यानी कि किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। हालांकि पुलिस बल मौके पर मौजूद है। अब मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए, चंद सेकंड के अंदर ये बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो जाती है। आप देखिए, आपकी आंखों के सामने ये बिल्डिंग अभी कैसे गिरेगी, और कहीं ना कहीं खबरें ये सामने आ रही है कि अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है। इन तस्वीरों को देखिए और गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि हादसा कभी भी हो सकता है। जरूरी है कि आप सावधानी रहें, आप सावधानी बरतें। आप देखिए, चंद सेकंड के अंदर और ये बिल्डिंग जो है वो धराशायी हुई। चंद सेकंड के अंदर ये बिल्डिंग पूरी गिर गई। और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी, ये तस्वीरें आपको परेशान कर देंगी। इन तस्वीरों को अगर गौर से आप देखेंगे तो आप देखिए किस तरीके से एक गिरी है। चंद सेकंड के अंदर आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, और चंद सेकंड के अंदर ये बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो जाती है, बरबरा कर नीचे गिर जाती है। खबरें अभी फिलहाल यही सामने आ रही है कि टीम मौके पर मौजूद है। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि खतरा कहीं पर भी है। आप जहां पर मौजूद हैं, लेकिन सावधानी बरतिए, और इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि आपको सावधान रहने की जरूरत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमेश जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या अपडेट है? ये बिल्डिंग गिरी, क्या किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने आ रही है? टीम मौके पर पहुंची हुई है। नहीं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बिल्डिंग गिरी है ये अचानक नहीं गिरी है। सुबह से ही इसको खाली कराया गया था। लंबे अरसे से ये खतरे की जद में थी। इसकी नींव बिल्कुल पूरी तरह से नीचे से खाली हो गई थी। प्रशासन लंबे अरसे से इसमें जो परिवार रहते थे, 8 मंजिला भवन था ये, इसमें बहुत सारे परिवार रहते थे, बहुत सारे लोग रहते थे। हालांकि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से शिमला में बेतरतीब निर्माण कार्य हुए हैं, उसी का एक ही नतीजा देखने को मिल रहा है कि पिछले कुछ दशकों में ही ये बिल्डिंग बनी है। बहुमंजिला इमारत है, बहुत सुंदर भवन है ये। बिल्कुल शिमला जो काल का हाईवे है, नेशनल हाईवे के पास ये जो कच्ची घाटी इलाका पड़ता है, शंकर मोचन भवन मंदिर के पास, तो उस इलाके में भवन बना है। और आप देख सकते हैं इसके पीछे और जो बहुत सारी, कम से कम 1 दर्जन इमारतें ऐसी हैं जो अभी इसी तरह से बिल्कुल क्षतिग्रस्त होने की कगार पर पहुंच गई है, क्योंकि उनकी की नीचे की जो नींव है वो गिर गई है। कारण ये बताया जा रहा है, जब ये नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ था, इसकी ब्रॉडनिंग का काम हुआ था, और जो कुछ सरकारी भवन भी यहाँ बने थे, उसका जो मलबा था इस पूरी जो नाले में भर दिया गया था, उसी में ये भवन बने थे। और ये 15 दिन से सरकार, जो जिला प्रशासन है और जो नगर निगम शिमला है, इन लोगों को नोटिस दे दिए गए थे, क्योंकि अंदाजा ये अनुमान ये लगाया जा रहा था ये बिल्डिंग बहुत ज्यादा लंबे तक समय तक नहीं टिकेगी, और इसके नीचे की जो नींव है वो आधी गिर गई है, और बाकी जो है मलबा वो लगातार खिसकता जा रहा था। तो आज ये समय मुकर्रर किया गया था कि ये बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स होती है। और आपने देखा होगा मीडिया पूरा जो मॉडल, पूरा इलाका, शिमला के तमाम इलाकावासी काउंटिंग करते हैं, आपने देखे होंगे, अब गिरती है 1 2 3 की काउंटिंग कर रहे हैं। तो हालांकि ये बहुत दिल दहलाने वाली घटना है, और एक बड़ा मायूसी वाला बात ये भी है, कितनी बड़ी भवन जिसमें दर्जनों परिवार रहते थे, बहुत सुंदर इमारत बनी हुई है, वो जमींदोज हो जाती है, और लोग दूर दूर से इसको देखने भी आए हैं।
मीडिया का भी एक बहुत बड़ा सेक्शन वहाँ पहुंचा हुआ था। हम तमाम लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है चलिए ठीक है, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और वही हिमाचल के मंत्री सुरेश भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है इस हादसे पर, सुनिए। ये भवन जो है वो कच्ची घाटी क्षेत्र में, जो पहले पंचायत का एरिया था, फिर ये साडा नगर निगम में आया, फिर साडा में आया, फिर नगर निगम में आया। तो इसमें कई एजेंसीज जो है वो रही हैं। इसकी छानबीन की जाएगी कि किसने कब ये जो है वो नक्शा बना था, कब बनी थी, आग हुई है। तो इसकी फाइल जो है वो निकाल करके जो है वो जांच की जा रही है। और इसके सारे गिरने के कारण टेक्निकल लोगों की जो है वो मदद से जांच करवाई जाएगी। और इस प्रकार के और भी अगर भवन होंगे तो जो आसपास के हैं जिनको भी खतरा हो सकता है, उनको भी जो है वो फिलहाल खाली करवा दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने। उनकी भी जो है वो जांच करने के बाद ही ऑक्यूपेशन जो है वो कर सकें, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। और जो लोग इसमें 8-10 फैमिलीज थी, उनको फौरी राहत के तौर पर जो है वो जो भी रिहेबिलिटेशन के लिए आवश्यकता होगी वो दी जाएगी। अभी तक कितने नुकसान की खबर है सर, कितना नुकसान? अभी नुकसान तो पूरी बिल्डिंग गिरी है और ये खाली करा दी गई थी। इसमें कोई सामान था या नहीं था ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जो भी इसमें लोग रिहायशी थे उन सबको निकलवा दिया था। हमारी एसपी शिमला जो है यहीं पर मौजूद हैं, डीसी जो है वो आए हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ है। हमारे नगर निगम के डिप्टी मेयर और कमिश्नर और बाकी सारे जो एपी हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। इसकी जांच भी की जाएगी और रिहेबिलिटेशन के लिए रिहेबिलिटेशन। और बिल्डिंगों को भी खतरा हुआ है सर इसमें, किस तरह से? हाँ, इसमें जो है वो उसके भी देखेंगे, जो खाली कराई है इधर उधर की बिल्डिंग, अगर उनको जो है वो खतरा पूरा जांच करने के बाद वो रिहेबिलिटेट हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्या हो सकता है, उसको तभी उसमें जो है वो लोग बसाए जाएंगे जब पूरी जांच करने के बाद जो है वो खाली होगी के लिए। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।